कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज फिर आपके लिए जो है बीएड एग्ज़ाम को देखते हुए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो है C3 पेपर कोर्स 3 का जो है यूनिट 1 से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। आप जो है वीडियो के लास्ट टू लास्ट तक बने रहेंगे। अगर से अभी तक आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना कभी ना भूलिए। इसलिए कभी ना भूलने के लिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक आप जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे लोगों से, तब तक मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा। और जब मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा तो फिर आप तक जो है वीडियो नहीं पहुँच पाएगा, आपको जो है वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो अधिगम जो है यह C3 कोर्स 3 के यूनिट 1 में जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर हाल में एग्ज़ाम में पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसी के बारे में जानें कि अधिगम क्या है, अधिगम का परिभाषा क्या है, अधिगम के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, अधिगम का जो है प्रयोग किसके द्वारा किस तरीके से करके बताया गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए तेज़ी के साथ अधिगम क्या है और इसके प्रकार का वर्णन करें। क्वेश्चन में इस तरीके से भी रह सकता है, क्वेश्चन में रहेगा कि अधिगम का परिभाषा लिखिए तथा उसके कितने प्रकार है उसकी चर्चा करें। इसके बारे में भी कह सकते हैं, लिख सकते जो है पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं। इसमें अधिगम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन इस वीडियो को पढ़ लेने के बाद आपसे बन जाएगा, जो भी अधिगम से रिलेटेड, क्योंकि यह बेस क्वेश्चन है, बेस टॉपिक है। कह रहा है कि उसका प्रस्तावना में देख रहे हैं कि अधिगम को सामान्य बोलचाल की भाषा में सीखना कहते हैं। अधिगम को जो है हम अपने बोलचाल की भाषा में सीखना कहते हैं, यानी अधिगम का अर्थ ये समझ लीजिए कि सीखना। हम जानते हैं कि सीखना किसी भी मनुष्य एवं प्राणी की जो है जन्मजात प्रवृत्ति है। मतलब बच्चे जब जन्म लेते हैं, मनुष्य जब जन्म लेते हैं तो लेने के समय से ही उसके अंदर सीखने की जो है यह जो प्रवृत्ति पाई जाती है। मनुष्य जो है जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, जब जन्म लेता है उसी वक्त से सीखना प्रारंभ कर देता है, जन्म के समय से ही। सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत काल से प्राप्त होता है। सीखना जो है यह एक जो है जन्मजात प्रक्रिया है। इसका जो है हम लोगों को वो जो है ज्ञान, अगरचे महाभारत जब पढ़ेंगे तो महाभारत में जो है वीर अभिमन्यु से ही जो है पता चल जाता है कि सीखना क्या है। सीखना के बारे में, सीखने के बारे में, अधिगम के बारे में कहा गया है कि वीर अभिमन्यु ने अपने माँ के ही गर्भ से चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान सीख लिया था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जन्म जो है ये सीखने की प्रवृत्ति जो होती है यह जन्मजात होती है। मज़हब इस्लाम धर्म में भी जो है सरकार गौसे आज़म जो अपनी माँ के पेट में ही जो है अपने कुरान पाक को जो है मुकम्मल याद कर लिया था। जन्म के बाद जो है कुरान पाक उन्हें पूरा का पूरा याद था। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। अनेक सभी धर्मों के अंदर जो है यह जो है देखा गया है कि सीखने की जो प्रवृत्ति है वह जन्मजात होता है। कहा गया कि वर्तमान समय में अधिगम का प्रयोग शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में विशेष रूप से हो रहा है। मतलब अधिगम का जो प्रयोग है शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जो क्षेत्र में जो है इसका जो है बहुत तरीके से जो है बहुत व्यापक तौर पे जो इसका जो है प्रयोग हो रहा है। क्योंकि यह जो शिक्षा है मनोविज्ञान, यह शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम का विज्ञान कहलाता है। ये जो शिक्षा विज्ञान है अधिगम, इसको अधिगम का विज्ञान कहते हैं। अधिगम यहाँ पे निगम लिखा हुआ है, यहाँ पे अधिगम लिखना है, ठीक है। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तथा किसी भी शिक्षा प्रणाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी शिक्षा अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसमें जो है अधिगम का होना जरूरी है, सीखना जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं कोई भी शिक्षा हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा, सिर्फ देख करके ही रह जाएंगे सिनेमा हॉल की तरह। तो ये अधिगम की वजह से हम कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। प्रत्येक मनुष्य कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। जितने भी मनुष्य हैं सभी के सभी कुछ अपने मूल कर्तव्य के साथ जन्म लेता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने अंगूठे को चाटना, रोना, ठीक है, जो है अपने हाथ पाँव को पटकना, भूख लगने पे जो है चिल्लाना, रोना, ये सब जो है उसके जन्म से जो है उसके अंदर जो ये प्रवृत्ति पाई जाती है। कहा गया है कि मनुष्य इसी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से अपने वातावरण से सीखने का प्रयास करता है। मतलब मनुष्य जो है इसी वजह से जो है अपने वातावरण में, क्योंकि उसके अंदर जो है जन्म से ही सीखने की जो लग पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, और यही सीखने की प्रवृत्ति के कारण अपने वातावरण में जो चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, अर्थात जो है वह सीख भी लेता है। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। अधिगम का समान अर्थ होता है, अधिगम जो है का समान अर्थ ये होता है कि परिवर्तन करना, सीखना, समझना, सीखने के बाद उसके अंदर बदलाव करना। वे कह रहा है कि अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, अधिगम जो है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा है कि अधिगम का समान अर्थ ये होता है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम की ही वजह से व्यवहार जो है आचरण में बदलाव आता है। अधिगम अगरचे नहीं करेंगे, कोई चीज़ को नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। जैसे करें कि एक बालक जलती हुई मोमबत्ती के जो है लौ को छूता है, लेकिन जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती के लौ को छूता है तो उसका हाथ क्या होता है? जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। और जलने के बाद फिर उस दोबारा जो है वह उस मोमबत्ती के लौ को
नहीं छूने जाता है। क्यों? क्योंकि वह जान गया रहता है कि पहले नहीं जान रहा था तो छूने गया, लेकिन वह जब जल गया तो समझ गया कि वो इससे नहीं छूना है। वह सीख हासिल कर लिया कि जो है इसको छुएंगे तो हमें हाथ फिर जल जाएगी, इसलिए वह जो है छूना बाद में बंद कर देता है, अर्थात उसे सीख मिल गई। तो इसे ही हम अधिगम कहते हैं कि बदलाव आया, उसके व्यवहार में बदलाव आया कि पहले वह जो है अनजाने में क्या किया कि उस मोमबत्ती की लौ को छू लिया, और जब छू लिया तो उसका हाथ जला। अब जब समझ गया कि हाथ जल रहा है तो वह जो है अपने अंदर जो है छूने की जो उसके अंदर जो आदत थी वह जो है चेंज कर लेता है, बदल लेता है। अब कहते हैं विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक हैं, उनके विद्वानों जो है वैज्ञानिक और विद्वान हैं, उनके अनुसार अधिगम के ऊपर जो है क्या कहा गया है उसके बारे में देखेंगे। तो कहा गया कि विभिन्न वैज्ञानिकों एवं विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर अधिगम को निम्नलिखित जो अधिगम की निम्नलिखित परिभाषा दी है। अनेकों प्रकार की अलग अलग जो है परिभाषा देने का काम अलग अलग विद्वानों ने किया है। एक है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो जो है पति और पत्नी का जो है टाइटल है। एक वैज्ञानिक है जिनके पति और पत्नी का नाम क्रो एंड क्रो है। वो अपने अनुसार कहते हैं कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान को अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान को सीखना अर्जन कहलाता है। मतलब आदत के अंदर बदलाव और उससे कुछ सीखने की जो प्रवृत्ति है उसी को जो है अधिगम कहते हैं। उसके बाद गिलफोर्ड के अनुसार कहा गया है, गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मतलब किसी भी व्यवहार के कारण जो है व्यवहार में जो बदलाव आ जाता है उसी को अधिगम कहते हैं। यह गिलफोर्ड के अनुसार कहा गया। विलियम वुडवर्थ के अनुसार कहा गया कि नवीन ज्ञान, नया ज्ञान एवं नई प्रतिक्रिया, नया जो है जांच जो है ये जो है अधिगम कहलाता है। कहते हैं कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, सीखना, ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। नई चीज़ को सीखना अधिगम कहलाता है। किनके अनुसार? विलियम वुडवर्थ के अनुसार। B.F. स्किनर जी का कहना है, B.F. स्किनर कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया, यानी व्यवहार जो है बदलने के लिए, सही करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अधिगम जरूरी है। किसी भी चीज़ को सीखना जरूरी है। ठीक है। आगे गेट्स महोदय के अनुसार कहा गया है कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गेट्स महोदय कहते हैं कि प्रशिक्षण और अनुभव से जो है जांच और कहते हैं प्रैक्टिस से जो है हमें जो अनुभव की वजह से जो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है उसको अधिगम कहते हैं। गेट्स महोदय का कहना है। कुर्ट लेविन के अनुसार अधिगम वातावरण का संगठन करता है। अधिगम जो है अच्छे व्यवहार जो है, अच्छी आदत जो है वातावरण को सुसज्जित बनाता है, संगठित करता है। आगे अंतिम जो है IJ के अनुसार कहा गया है कि IJ के अनुसार यह है कि अधिगम जो है नवीन एवं अस्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। यानी कहते हैं IJ अपने अनुसार कि अधिगम जो है यह एक नवीन यानी नया और अस्थायी परिवर्तन के जो है अंदर जो है यह सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अपने हिसाब से जो है परिभाषा को जो है उन लोगों ने बताया है कि अधिगम क्या होता है। तो उसके बाद जब अधिगम का डिफिनीशन जान गए, परिभाषा जान गए, तो अब हमें अधिगम की प्रकृति के ऊपर चर्चा करना है। कह रहे कि अधिगम की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लर्निंग। ठीक है। क्या है अधिगम? जो जिसका अर्थ सीखना है, उसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में जानेंगे। कह रहे कि हम जानते हैं कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक तथा मानव विकास की प्रक्रिया है। अधिगम यह जो सीखना जो है यह एक मनोवैज्ञानिक और मानव के विकास की प्रक्रिया है, जिससे की वजह से मानव का विकास होता है। सामाजिक वातावरण में संचालित एवं पूर्ण जो है ये होती रहती है। हमेशा मनुष्य के अंदर अधिगम सीखता रहता है, लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक। उसी के बारे में कहा गया कि हम जानते हैं कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक तथा मानव विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में संचालित एवं पूर्ण होती है। यानी यह एक जो है ऐसी प्रक्रिया है जिससे मानव का विकास होता है, और यह समाज के अंदर जो वातावरण है, माहौल है, उसमें यह हमेशा संचालित रहती है, ये चलता रहता है। अधिगम के प्रति जो प्रकृति को जो है कई भागों में बांटा गया है समझाने के लिए। तो अधिगम का सबसे पहला प्रकृति है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया यह अधिगम की पहली प्रवृत्ति है। ठीक है। कहा गया है कि अधिगम की यह पहली प्रकृति है जिसके बारे में जानेंगे कि अधिगम जो है विकास की प्रक्रिया है। कह रहा है कि हम जानते हैं कि अधिगम द्वारा जो है विकास की प्रक्रिया, जो अधिगम की जो है यह पहली जो है कहते हैं प्रकृति है, इसके द्वारा व्यक्ति का, मनुष्य का निरंतर विकास होता रहता है, लगातार जो है विकास होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अधिगम के माध्यम से ही अपने भविष्य के विकास के लिए नए लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि कहना है कि अधिगम का जो ये प्रथम विकास की प्रक्रिया है, जो अधिगम की यह प्रथम प्रकृति है, अधिगम विकास की प्रक्रिया। इसके बारे में कहा गया है कि अधिगम जो है, इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम लोगों के अंदर जो हमेशा विकास के रूप में काम करता है। जितने भी व्यक्ति हैं
जो है वह सभी व्यक्ति अधिगम के ही जो है माध्यम से सहारे जो है अपने भविष्य के अंदर जो है नए नए लक्ष्य को सोचते हैं कि हमें कभी इंजीनियर बनना है, तो कभी डॉक्टर बनना है, कोई सोचता है हमें वैज्ञानिक बनना है, कोई सोचता है कि हमें बिजनेस करना है। ये सीख की वजह से, सीखने ही की वजह से यह जो है उसके अंदर रुचि होती है, इसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं आगे अपने जीवन को सुसज्जित खूबसूरत बनाने के लिए। दूसरा अधिगम की प्रकृति में है कि अधिगम उद्देश्य एवं विवेकपूर्ण होता है। अधिगम जो होता है यह किसी उद्देश्य के बिना पे होता है और यह बुद्धि से जो है किया जाता है। कहा गया है कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को सीखने का एक निश्चित उद्देश्य होता है, मतलब कोई भी जो चीज़ है उसको सीखने की एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक फिक्स उद्देश्य होता है, उसका फिक्स मकसद होता है। बिना उद्देश्य के अधिगम प्रभावशाली होता है, मतलब बिना अगरचे उद्देश्य हमारे पास कुछ नहीं है तो हम जो है कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। अगरचे हम पढ़ाई करना है, अगरचे मेरा एम जो है कुछ भी नहीं है, हम सोच रहे हैं कि कुछ भी बन जाएंगे पढ़ करके, तो जो है वह संभव नहीं है, क्योंकि कोई खास चीज़ को जब तक के जो है हम अपना जो है उद्देश्य नहीं बनाएंगे कि हाँ, जैसे बीएड करने वाले स्टूडेंट, ये उनका उद्देश्य होता है कि वो शिक्षक बनेंगे, इसीलिए एक उसी मार्ग पे चल करके वो शिक्षक के बारे में सब कुछ जानते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं। लेकिन कोई सोच ले कि सब चीज़ की जो है क्या एक ही चीज़ पढ़ कर सब चीज़ कर ले, तो वह संभव नहीं है। क्योंकि अगर से मुजफ्फरपुर जाना है तो मुजफ्फरपुर जाने के लिए एक रास्ता है, मुजफ्फरपुर जाने के लिए एक रास्ता होता है, अगर से उस रास्ता से हम नहीं जाएंगे तो मुजफ्फरपुर नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर से लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो हम कोई भी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि वही दूसरी ओर अधिगम मानसिक एवं विवेकपूर्ण क्रिया है। मानसिक एवं जो है विवेकपूर्ण क्रिया है। हम जानते हैं कि विवेक जो है यह एक कहते हैं, विवेक कोई क्रिया को शीघ्रता और सरलता से सीखने की कुंजी है। ये विवेक जो है, ये विवेक एक जो है ऐसी क्रिया है जिसकी वजह से हम जो है बुद्धि की वजह से किसी भी चीज़ को आसानी से जल्द सीख लेते हैं। अतः कह सकते हैं कि बिना बुद्धि के जो है, बिना विवेक के अधिगम की प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से संभव नहीं है, संतोषजनक ढंग से नहीं चलती है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रकृति थी अधिगम की, जो अधिगम की वजह से जो है विवेक जो होता है पूर्ण होता है। अधिगम उद्देश्य एवं विवेक पूर्ण, यह जो है अधिगम की दूसरी प्रकृति है। तीसरा में जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, यानी अधिगम जो है यह जीवन प्रयत्न हमेशा जो है क्या होता है, चलता ही रहता है, यह कभी चेंज नहीं होगा। जीवन प्रयत्न चलने की यह प्रक्रिया है। कह रहा है कि हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य में कोई चीज़ सीखने का गुण जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ये जो सीखने का जो गुण है मनुष्य के अंदर जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है, मरने तक जो है, हमेशा कुछ ना कुछ मनुष्य सीखता रहता है, अच्छाई बुराई कुछ ना कुछ जरूर सीखता रहता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अधिगम सर्वव्यापी है। अधिगम जो है यह सर्वव्यापी है, यानी सर्वव्यापी का मतलब होता है कि ये जो है ये इतनी कहते हैं बड़ा कार्य है कि अगरचे हम अधिगम नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ को नहीं सीखेंगे। जैसे अगरचे खाना ही बनाना है तो खाना बनाने के लिए अगरचे हम खाने बनाने के तरीका को नहीं सीखेंगे तो खाना नहीं बना पाएंगे। घर के कुंडी को बंद करना है तो अगरचे उसके बारे में नहीं जानते कि कैसे बंद होता है तो हम उसे बंद नहीं कर पाएंगे। तो वही करें कि सर्वव्यापी है, मतलब सबके लिए ज़रूरी है। अधिगम एक वैसी कहते हैं प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो है अधिगम की प्रक्रिया सर्वव्यापी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जो है इसका जो है संसार के प्रत्येक मनुष्यों में जो है सीखने या अधिगम का गुण विद्यमान रहता है। मतलब मनुष्य जो है के अंदर जो है यह हमेशा जो है क्या होता है, सीखने की जो प्रकृति है वह विद्यमान होती है। कोई भी प्राणी किसी भी विशेष समय जो है किसी जो है स्थान पर अधिगम की प्रक्रिया अवश्य कर लेता है। कहीं भी रह करके कुछ भी आदमी सीख लेता है, चलते चलते, बोलते, किसी से बात करते, ठीक है, कोई काम करते हुए, सोते हुए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लेता है। तो ये जो है जीवन प्रयत्न जो है ये चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है अधिगम सर्वव्यापी प्रक्रिया है। कह रहा है कि जो है यहाँ पे अधिगम की प्रकृति रचनात्मक होती है। यहाँ पे निगम, जहाँ जहाँ मिस्टेक से निगम टाइप हो गया वहाँ अधिगम होगा। ठीक है, अधिगम की जो प्रकृति है यह रचनात्मक होती है, यह रचना के अनुसार होती है। अधिगम की प्रकृति रचनात्मक होती है। कह रहा है कि हम जानते हैं कि मानव में रचनात्मक या सृजनात्मक शक्ति पाई जाती है और यही शक्ति जो है रचनात्मक शक्ति के द्वारा मानव स्वक्रिया करता है, अपने आप कोई काम करता है और उसे सीख लेता है। यह जो है निगम की प्रकृति कहलाता है। अधिगम की जो है अधिगम की जो है प्रकृति जो है रचनात्मक होती है, निगम नहीं, अधिगम की प्रकृति जो होती है यह रचनात्मक होती है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने अंदर जो है खुद से कुछ चीज़ की जो है कोई चीज़ के बारे में जो है रचनात्मक शक्ति के द्वारा जो है सीखने का काम करते हैं, बनाने का, करने का काम करते हैं, रचने का काम करते हैं। अधिगम अनुकूल की घटना है। अधिगम जो है यह अनुकूल की घटना है। कहना है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिगम वातावरण के साथ अनुकूल है। हम जानते हैं कि अधिगम के 3 मुख्य अंग होते हैं। इस अधिगम के 3 मुख्य अंग होते हैं। अधिगम अनुकूल की घटना के 3 मुख्य अंग होते हैं। एक शिक्षक, शिक्षार्थी और अधिगम। सिखाने वाला, सीखने वाला और उसके अंदर सीखने की क्षमता पाया जाना, ये 3 जो है वातावरण को जो है अनुकूल बनाता है।
यानी जो बालक अधिगम परिस्थितियों में जितना जल्दी जल्दी अनुकूल कर लेगा, वह उतनी ही जल्दी उस क्रिया को सीख लेता है। अगरचे हमें ब्रिटेन भेज दिया जाए, इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए भेज दिया जाए किसी भी पुस्तक को, तो हम वहाँ जल्दी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमें हिंदी मीडियम आता है, और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के वातावरण में रखा जाए तो वह जल्दी नहीं ग्रहण कर पाएंगे, और इंग्लिश वाले को हिंदी सिखाया जाए तो वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए वातावरण चेंज हो जाएगा। हिंदी मीडियम पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम ही स्कूल उसके लिए अनुकूल है, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल अनुकूल है। तो इसलिए अपने अनुकूलता के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से भी आदमी सीखने का काम करता है। हम कह सकते हैं कि अधिगम अनुकूल की घटना है। ठीक है। अधिगम की खोज, अधिगम एक खोज है। अधिगम खोज है। अधिगम के द्वारा हम किसी भी चीज़ को खोजते हैं, सीख करके किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं। अधिगम कोई भी सीखने वाले व्यक्ति के लिए सीखने की परिस्थिति की खोज करता है। यानी अधिगम किसी भी सीखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसके अंदर उसकी सीखने की जो परिस्थिति है उसकी खोज करता है, उसको बताता है, उसके अंदर ललक पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति किसी एक कार्य को संपादित करने के लिए होता है तो वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है। मतलब जब किसी आदमी के अंदर किसी भी कार्य को करने की क्षमता, ललक उत्तेजना जग जाता है उसके अंदर जब उसके अंदर ये सीखने की जो जज्बात जब उभर आता है तो वह सोचता है कि हम कोई भी प्रयास करके किसी भी चीज़ को हम सीख लें। ठीक है। तो इस तरीके, जैसे मान लो कि कोई बच्चा जब कहते हैं पैदल चलता रहता है तो उसको साइकिल सीखने की जब ललक जगती है तो वह सोचता है कि किसी तरीके से पहले रेंग करके, फिर उसके ऊपर हाफ पैडल मार करके, फिर पूरा पैडल मार करके, फिर फुल तरीके से चलाना, मतलब कोई भी प्रक्रिया द्वारा वह सीखने की प्रयास करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अधिगम की प्रकृति को जान गए कि अधिगम की प्रकृति अधिगम की खोज है। अधिगम एक खोज है। अधिगम यह अनुकूल की घटना है। अधिगम यह कहते हैं रचनात्मक प्रकृति है। अधिगम सर्वव्यापी होता है। अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्य व विवेकपूर्ण होता है तथा अधिगम यह एक विकास की प्रक्रिया है। तो ये सब अधिगम की प्रकृतियों में से है। ठीक है। अब अभी हम आगे देखेंगे कि अधिगम के प्रकार, अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। कह रहे कि आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जनक रॉबर्ट गेने को माना जाता है। यहाँ पे जनक के बाद और नहीं होगा, इसे यह जो और दिखाई दे रहा है आपको, ये और नहीं होगा। ठीक है। ये कहा गया कि रॉबर्ट गेने को अनुदेशन सिद्धांत के जनक के रूप में माना जाता है। लेकिन रावत जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ये रॉबर्ट जी यहाँ पे रॉबर्ट को रावत लिखी हुआ है। ठीक है। यहाँ पे रॉबर्ट जी होंगे। ठीक है। रॉबर्ट गेने महोदय, कहा कि रॉबर्ट गेने जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, 8 भागों में उन्होंने बांटा है। मतलब अधिगम के जो प्रकार हैं, अधिगम के प्रकार में कहना है किनका, मतलब रॉबर्ट गेने जी का मानना है कि अधिगम 8 प्रकार के होते हैं। अधिगम को 8 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, अधिगम किया जाता है। तो अधिगम को 8 प्रकार में कौन बांटा है, तो रॉबर्ट गेने महोदय ने। यहाँ पे रॉबर्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे रॉबर्ट होगा, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है। तो रॉबर्ट गेने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, किस पुस्तक में 8 प्रकार के बारे में चर्चा किया कि अधिगम के 8 प्रकार होते हैं, तो कंडीशन ऑफ लर्निंग में चर्चा की है। ठीक है। अब ये कौन से हैं जो 8 प्रकार, तो 8 प्रकार जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि 8 प्रकार के अधिगम होते हैं, और उसने ये बताया कि सरल से कठिन के ऊपर होता है। पहले सरल, फिर उससे कठिन की तरफ अधिगम उन्होंने बताने का काम किया कि सरल से कठिन की तरफ ये क्रम में होता है। देखेंगे कि सबसे पहले संकेत अधिगम। संकेत अधिगम मतलब इशारे से सीखना, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, बारी बारी से लगातार, शाब्दिक सहचार्य अधिगम, शब्द के द्वारा, बहु विभेदित अधिगम मतलब फर्क करके, संप्रत्यय अधिगम ये सब और सिद्धांत अधिगम तथा समस्या समाधान अधिगम, इन सभी अधिगम के बारे में ये रॉबर्ट गेने महोदय जी का कहना है कि ये सब अधिगम की एक महत्वपूर्ण प्रकार हैं। इसी की वजह से अधिगम किया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिगम कठिन से सरल से कठिन की ओर क्या होता है, क्रमागत होता है। कह रहा है कि 1 से 3 तक, यानी 1 से 3 तक कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम, ये 1, 2, 3 जो अधिगम है यह मनुष्य और जानवर, पशु दोनों में होता है। ठीक है। मनुष्य और पशु दोनों में। लेकिन 4 से लेकर के नीचे, ठीक है, 4 से लेकर के नीचे जो 7, 8 है, ये सब अधिगम मनुष्य के साथ साथ पशुओं में नहीं होता है। ठीक है। तो कहा गया, उसी को लिखा गया है कि 1 से 3 तक के सभी अधिगम,
एक से अभी जो बताएं कि 1 से 3 तक वह कौन कौन से अधिगम है, तो संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, ये तीनों अधिगम जो है यह मानव और पशु दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसके बाद 4 से 8 के बीच की जो अधिगम है यह मानव में ही सिर्फ किया जाता है। और मानव में किए जाने वाले अधिगम जो 4 से 8 तक के है वह जो है कठिन जो है क्रम है। लेकिन 1 से 3 तक जो है जो मानव और पशु दोनों के अंदर पाया जाता है अधिगम की प्रक्रिया, वह जो है सरल क्रम है। क्या लिखा हुआ है कि अधिगम का यह सरल क्रम है। ठीक है, तो इसमें ये 3 तक की जो कहते हैं 1 से 3 तक जो मानव और पशु दोनों में अधिगम होता है, उसमें क्या क्या है, कहा गया है कि संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वीपी पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। इनका कहना है ये संकेत अधिगम में कहा गया है कि संकेत अधिगम जो है व्यवहारवादी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पीवी पावलोव। ठीक है, ये जो है एक जो है प्रस्तुत जो शास्त्रीय कहते हैं अनुबंधन सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि संकेत अधिगम वैसे अधिगम स्तर है। ठीक है, यानी संकेत अधिगम वैसे अधिगम स्तर को कहते हैं जब कोई भी प्राणी संकेतों के द्वारा अधिगम करने लगता है, इशारा के द्वारा आदमी जो है क्या करने लगता है, सीखने लगता है, तो उस अधिगम को संकेत अधिगम कहते हैं। जैसे गूंगा, उसको इशारे के द्वारा खाना खिलाने के बारे में, चलने के बारे में, पढ़ने के बारे में बताया जाता है, तो वो इशारे के द्वारा ही सीख लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संकेत अधिगम कर रहा है। कह रहे कि उसे संकेत अधिगम कहते हैं। तब पावलोव महोदय ने सिद्धांत में कहा है कि घंटी बजाने से कुत्ता का लार गिरने लगता था। उनका एक सिद्धांत है, उन्होंने प्रयोग करके देखा तो कहा, उनका कहना है कि जब कुत्ता और घंटी क्या जो है साथ में एक साथ जब संबंध बन गया, तो कह रहा है कि घंटी तो जब बजाते थे तो कुत्ता के अंदर जो है लार टपकने लगता था। उनका कहना है कि एक कुत्ता था, उसको भोजन दे करके पहले उसको जो है पकाया गया था, फिर उसके बाद जब घंटी बजाते थे तो उनको भोजन खाने के लिए था, लेकिन दोबारा देखा गया कि घंटी बजा दी गई लेकिन भोजन वहाँ पे नहीं, तो उसके जीभ से लार टपकता था, क्योंकि घंटी से संबंध उसका जो है बन गया था कि जैसे ही घंटी बजेगा तो वह क्या करेगा, जो वह संकेत सुन करके, वह आवाज़ सुन करके वह खाने के लिए दौड़ता था। तो ये कह रहा है कि वैसे ही छोटे बालकों को जो है अक्षर ज्ञान के द्वारा जो है हम उसको अक्षर को बताते हैं, जैसे क से कलम, कबूतर बना करके जो है उसको बताते हैं कि यह क से है, जैसे ख से खरगोश, ठीक है, खंभा, ये सब बना करके उसको बताते हैं कि यह ख से लिखा गया है। तो इस तरीके से उसको सांकेतिक रूप से उसको समझाने का काम करते हैं, तो वही संकेत जो है संकेत अधिगम कहलाएगा। आगे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसको हम किस तरीके से समझेंगे, तो कह रहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो ये मानव और पशु दोनों में होता है, कहा गया है कि ये रॉबर्ट गेने के अनुसार यह अधिगम का दूसरा स्तर है। थॉर्नडाइक महोदय ने इस उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो है के तरीके से प्रयास किया और इसका जो है सिद्धांत प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से जो है बताया है। थॉर्नडाइक महोदय ने जो है प्रयास करके, त्रुटि करके जो है इस सिद्धांत को साबित किया है। वही कह रहा है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार ये अधिगम का दूसरा स्तर है जो थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। और कहा गया है कि जब कोई प्राणी के सामने उद्दीपक रखकर अनुक्रिया कराई जाती है तो उसे वह उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। उद्दीपक रख करके जो है जब किसी आदमी से किसी भी काम को करवाया जाता है तो उस जो कहते हैं क्रिया को, उस अधिगम को जो है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया। यहाँ पे अनुक्रिया लिखा हुआ है तो यहाँ पे अनुक्रिया होगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं अनुक्रिया होगा। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया होगा। ठीक है, जो अधिगम कहते हैं, जब किसी मनुष्य से अधिगम जो है उसको लालच दे करके करवाते हैं तो उद्दीपक के द्वारा करवाते हैं तो उसको उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। कहा कि जब हम लोग कमरा में बंद रहते हैं तो लाइट जलता रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस के आधार पर जब लाइट कट जाता है तो भी हम जा करके अपने बंद कमरे को उससे खोल लेते हैं, क्योंकि हमें जो है वो कहते हैं हमें उद्दीपक के द्वारा, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचने की जो रास्ता है वो पता चल चुका है कि कैसे जाएंगे और उसे कैसे खोलेंगे। तो वह कह रहा है कि उद्दीपक के द्वारा जो है हम किसी भी चीज़ को जो है ग्रहण करते हैं, उसको जो है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि श्रृंखला अधिगम स्तर, कह रहा है कि यह अधिगम स्तर रॉबर्ट जो है गेने, फिर यहाँ पे गहने लिखा हुआ है, रॉबर्ट गेने के अनुसार ये जो है गेने होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये कह रहा है कि रॉबर्ट गेने द्वारा, रॉबर्ट गेने महोदय का कहना है कि यह जो है रॉबर्ट गेने कहते हैं कि ये अधिगम का तीसरा प्रकार है। कौन, श्रृंखला अधिगम स्तर। ठीक है, श्रृंखला अधिगम स्तर को एडमिन रे गुथरी ने दिया है। ये जो स्तर है, इस स्तर का प्रयोग जो है करके किसने बताया है, एडमिन रे गुथरी महोदय ने किया है। इस अधिगम सिद्धांत में कोई भी विषय वस्तु को श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये जो अधिगम सिद्धांत है, ये अधिगम जो स्तर है, इसमें कोई भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को श्रृंखलाबद्ध
क्रम से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 जो गिनती लिखते हैं, इस तरीके से इसको जो है क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। और यह जो अधिगम है, श्रृंखला अधिगम स्तर, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को शाब्दिक श्रृंखला अधिगम स्तर कहते हैं, जिसको चेन लर्निंग कहते हैं। यह जो अधिगम होता है, यह अध्यापक जो है विषय वस्तु को क्या करते हैं, इस अधिगम के द्वारा अध्यापक जो होते हैं विषय वस्तु को क्रम में पढ़ाते हैं। जैसे 1 के बाद 1, जब 1 के बाद 2 पढ़ाते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद जब 2 के पारा पढ़ाते हैं तो 3 के पारा पढ़ाते हैं, फिर 3 के बाद 4 के पारा, फिर 4 के बाद 5 के पारा, जोड़ घटा सीखने के बाद जोड़ के सीखने के बाद घटाओ, घटाओ के बाद गुना, गुना के बाद भाग सिखाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है सिखाने की, सीखने की, इसको हम लोग शाब्दिक श्रृंखला अधिगम स्तर कहते हैं। और शाब्दिक श्रृंखला अधिगम स्तर क्या होता है? तो कह रहा है कि इस स्तर के अंदर जो है अधिगम में, इस स्तर के अधिगम में जो है शिक्षक कोई भी विषय वस्तु को चित्र या अन्य दृश्य साधन से, मतलब करें कि चित्र के द्वारा या किसी भी जो है दूसरे साधनों के द्वारा जो बच्चों को अधिगम कराते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, उसको अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम के नाम से जानते हैं। चौथा, अधिगम के जो प्रकार है जिसको शाब्दिक सहचारी अधिगम कहते हैं। कि हम जानते हैं कि जब हम विभिन्न शब्दों को समझकर, कहा गया कि जब हम विभिन्न शब्दों को समझकर अधिगम करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तो उसे हम शाब्दिक सहचारी अधिगम कहते हैं। अलग अलग प्रकार के शब्दों को देखकर, जैसे कहते हैं यहाँ पे चल, चल, अकर, अकर, चल जब आपस में मिला तो यह एक शब्द, अकर आपस में मिला तो एक शब्द, चल कर। तो चल था अलग, अकर था अलग, जब आपस में यह मिल गया तो इसको चल कर, इसका मतलब जो है चलने के बाद। तो यही कह रहा है कि जब 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों को जब आपस में कहते हैं साझा करके, जो है समझ करके जो चीज़ को हम सीखते हैं, उसे हम शाब्दिक सहचारी अधिगम कहते हैं। जैसे कहा गया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बिल्कुल सही है, लेकिन भारत की जो है वित्तीय राजधानी मुंबई है। अगर जो कोई पूछेगा आपसे कि भाई सिर्फ भारत की राजधानी कहाँ है, तो क्या बताएंगे? कि भारत की राजधानी नई दिल्ली। लेकिन जैसे ही पूछे कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो बताएंगे आप क्या? कि मुंबई है। तो वही कह रहा है कि जैसे ही सिर्फ राजधानी पूछे तो आपको प्रैक्टिस है कि कौन सा है, तो दिल्ली है। तो इस तरीके से कहा गया कि ये जो आता है, यह शाब्दिक सहचारी अधिगम के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि बहुविभेदात्मक जो है, बहुविभेदात्मक अधिगम स्तर क्या है? तो इसके बारे में कहा गया कि जब हम 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों में अंतर करके जो अधिगम सीखते हैं, 2 या 2 से अधिक उद्दीपक जो होता है, उसके अंदर जब उसके बीच में जब अंतर कर लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं, फ़र्क पता करके जब किसी भी चीज़ को सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो उससे जो है बहुविविधात्मक अधिगम स्तर कहते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें कि संप्रत्यय अधिगम स्तर, कॉन्सेप्ट लर्निंग। संप्रत्यय अधिगम स्तर के बारे में कहा गया है कि इस अधिगम स्तर को सबसे पहले 1964 ईस्वी में कैंडल महोदय ने उल्लेखित किया था, लेकिन गिने महोदय ने इसे जो है परिभाषित किया। गिने महोदय जो है, गिने महोदय, इनका नाम गिने है। ठीक है। इनका पूरा नाम आपको बताए थे इससे पहले कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम जो है गेने से प्रस्तुत किया गया है। किससे प्रस्तुत किया गया है? गेने। ठीक है। जैसे इनका रॉबर्ट गेने नाम है, गेने गेने कह करके जो इनको लोग जानते हैं, पूरा नाम रॉबर्ट गेने है। ठीक है। जिनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो अधिगम के 8 भागों को बताया था। ठीक है। अपनी इसी पुस्तक में। तो वही कह रहा है कि और यहाँ पे कि संप्रत्यय अधिगम स्तर जो है, या कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं, वह अधिगम सबसे पहले 1964 ईस्वी में कैंडल महोदय के द्वारा इसको उल्लेखित किया गया था, लेकिन रॉबर्ट गिने महोदय ने इसको परिभाषित किया, इसका जो है अर्थ बताया, इसको समझाया। कहा कि संप्रत्यय अधिगम स्तर वैसी अधिगम स्तर है जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका संप्रत्यय, उसकी परछाई हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। जैसे हम लोग जो जानवर को देखते, जैसे बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, तो हम जानते हैं कि मुर्गी की देख लेने के बाद समझ जाते हैं कि वो इसके अंदर जो बाद में बताते थे कि उसके अंदर 2 पैर था, उसके ऊपर जो है किस तरीके से उसके जो है बाल थे उसके शरीर पे। ठीक है। उसके कान जो है, उसके आँख, उसके पास आँख कितने हैं, ठीक है, उसके पास पंख है या नहीं है, पूँछ है या नहीं है, तो वो अंडा देता है या वो कहते हैं दूध। तो इसके बारे में हमारे अंदर जो है उसकी परछाई बन जाती है। हम उसको बाद में देख लेने के बाद में हम खुद उसको क्या करते हैं, समझ ले लेते हैं अपने मस्तिष्क में, उसका जो परछाई बन जाता है उसके द्वारा जो हम उसको समझ लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संप्रत्यय अधिगम स्तर कहते हैं। आगे कह रहा है कि जो है यहाँ पे हो समस्या समाधान अधिगम स्तर, यहाँ पे सिया लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मिस्टेक की वजह से है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता दिया हूँ कि आज मैं टाइपिंग जो किया हूँ तो उसमें बहुत तेज़ी में टाइपिंग किया हूँ, उसको फिर चेक नहीं किया कि क्योंकि टाइम नहीं बचा था मेरे पास। यहाँ पे समस्या होगा, क्या होगा? समस्या। ठीक है। समस्या समाधान अधिगम। तो अभी जो इसमें जो है समस्या समाधान अधिगम के बारे में कह रहा है कि ये जो अधिगम है, यह समस्या समाधान अधिगम, यह 8वां अधिगम है। ठीक है। इसके बारे में कहा गया है कि 8वां की ये 8वां जो अधिगम का प्रकार है, जिसमें हम समस्या का समाधान अपने बुद्धि के द्वारा चिंतन करके, अपने शक्ति के द्वारा जो है उसका जो है समाधान करते हैं।
जिसको हम समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी अधिगम जो है ये रॉबर्ट गेने के द्वारा जो है बताया गया, जो है उनके द्वारा लिखा गया एक बुक है जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया कि कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो उनका पुस्तक का नाम है, उसमें लिखा गया है कि अधिगम के 8 प्रकार हैं। अधिगम के 8 प्रकार हैं, जिसमें पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक सहचार्य अधिगम, पांचवा बहुविविधात्मक अधिगम, छठा संप्रत्यय अधिगम, इसमें पहला से तीसरा तक के यह मनुष्य और जो है पशु दोनों में होता है। चौथा से लेकर के 8वां तक के, जिसमें 7वां सिद्धांत अधिगम, 8वां समस्या समाधान अधिगम, ये जो है सिर्फ मनुष्यों में होता है। ये है कठिन जो है स्तर होता है, और पहला से 3 तक यह सरल स्तर होता है। तो ये अधिगम इस अधिगम के बारे में रॉबर्ट गेने महोदय ने कंडीशन ऑफ लर्निंग में बताया है कि अधिगम के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब जब ये अधिगम के प्रकार जान गए तो इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष में कह रहा है कि अब इसको पढ़ने के बाद क्या समझ गए, उसको निष्कर्ष कहते हैं। निष्कर्ष ये पता चला कि इसके पढ़ने के बाद इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिगम के बिना जीवन संभव ही नहीं है। अधिगम के बिना कोई भी चीज़ जो है संभव नहीं है। अपने अपने लक्ष्य के अनुसार जो है कहा गया है कि अपने लक्ष्य के अनुसार कोई भी आदमी, ठीक है, कोई भी जो काम करता है या जीवन यापन के लिए जो है किसी भी चीज़ को सीखता है तो वह अधिगम ही कहलाता है। तो वही कह रहा है कि अपने अपने लक्ष्य और जीवन यापन के लिए अधिगम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे सकता हूँ, यहाँ पे जो सकता हूँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये सकता हूँ नहीं, यहाँ पे होगा अपने अपने लक्ष्य और शक्ति के लिए। ठीक है, ये कह रहा है कि अपने अपने लक्ष्य और शक्तियों के लिए जो है शारीरिक शक्तियों प्रदान करने के लिए जीवन यापन के लिए जो है अधिगम की जो है आवश्यकता पड़ती है, किसे? मनुष्यों के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये जो शक्तियों की जो आवश्यकता पड़ती है, अब यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कि ये जो अधिगम है, ये अधिगम के द्वारा हम क्या करते हैं कि अपने शारीरिक विकास करते हैं। किसी भी चीज़ को सीख करके अपने अंदर जो है और जो भी आवश्यकताएँ होती है उस सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जीवन जीने के लिए। अधिगम जो है यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जो बच्चे के जन्म लेने से लेकर के जब जन्म होता है तब से लेकर के मृत्यु तक जो है हमेशा कुछ न कुछ बच्चा जो है मनुष्य जो है सीखता रहता है। तो यह अधिगम जो है ही के द्वारा होता है, यह अधिगम ही कहलाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप जो है अभी तक अगर मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे बने होंगे तो आपको जो है अभी तक जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जहाँ पे समझ में नहीं आया, आपको त्रुटि महसूस हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे जो है उससे जो है हमें बता सकते हैं। और एक बात और कि ये जो नोट्स है, ये नोट्स स्पीड जल्दी टाइपिंग किया गया है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी जो है त्रुटियाँ आपको दिख रही होगी, तो वो त्रुटि के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और इसे जो है आप अपने नोट्स के ज़रिए जो है आप जो नोट करेंगे उसमें सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो है आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं, अगर से नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए।